चिंताजनक बात है, सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस आपने भी देखे होंगे जो वायरल हैं, जिसमें युवा भी हार्ट अटैक का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ युवाओं को जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ युवा खेल रहे होते हैं, क्रिकेट के मैदान पर होते हैं और मैच खेलने के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जिसमें डांस करते हुए करते करते लोगों की मौत हो रही है और इन तस्वीरों को देखकर लोगों को संदेह हो रहा है कि क्या कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। ये सवाल खड़े हो रहे हैं और इस संदेह को कर्नाटक के हासन से फिर हवा मिली है। हासन में पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है और मरने वाले लोगों में आधे से ज्यादा लोग 19 से 45 वर्ष तक के युवा हैं। ये यूथ है 19 से 45 साल के, और इसी वजह से फिर से संदेह पैदा हो गया है कि क्या कम उम्र में हार्ट अटैक आने की वजह कोविड वैक्सीन है। हासन के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले 2 वर्षों के अंदर वहां के 507 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है। 507। और अब वहां के युवाओं में दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं। इस वजह से हासन ही नहीं, पूरे देश में इसको लेकर एक डर का माहौल है। लोग डरे हुए हैं और संदेह भी हैं। लोगों को संदेह है कि युवाओं में हार्ट अटैक की वजह कोविड वैक्सीन है। कई लोग तो ये मानकर बैठे कि कोविड वैक्सीन ही इसके पीछे की वजह है। अब हालात यह है कि कर्नाटक के नेता तो खुलकर कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाने लगे हैं और वो वैक्सीन को ही हार्ट अटैक की वजह बता रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने तो कोविड वैक्सीन और हादसे में हुई हार्ट अटैक से हुई मौतों के बीच में कनेक्शन की जांच करने के लिए एक बाकायदा कमेटी बना दी है। उन्होंने हार्ट अटैक से हुई मौतों की वजह कोविड वैक्सीन को बता दिया है, जिसमें अब जब ये मुद्दा सामने आया तो इस पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। Report which came out in the media regarding Hassan, so I've already told my department officials to collect all the data and check exactly what is the truth behind the whole thing and then submit a report. So they'll be looking into that and they'll be verifying. Then once the report comes, then we'll be able to tell exactly what is the situation there. So I don't want to make anything without getting an official report. So I already told our people to get all the data, analyze it and see what are the exact causes, and then we will definitely come out with very shortly we'll come out with the findings. I welcome the inquiry by the state government is a welcome decision, but Chief Minister, being the Chief Minister of the state, he should not issue such a baseless and useless statement. Deaths has been taken place from 2014 onwards. Many youths are died due to the heart attack. That study is still going on. The deaths of youths has not started in 24 or 25. It's been going on from 2014 onwards. I have usually address all chief ministers with a great deal of respect. When it comes to Siddaramaiah, I really have a great deal of difficulty in saying respected Siddaramaiah because he has taken politics in Karnataka to a level where it is beyond desperation and shamelessness and a politics of lies. He is the chief minister of a state that is rapidly imploding. It is imploding socially, it is imploding economically, there is no money for development. And all he has to offer, and he's, by the way, presiding over the most corrupt political government in the history of Karnataka. So all he has as a strategy to do is to divert people's attention by making outrageous statements. कोविड वैक्सीन को लेकर नेता बातचीत कर रहे हैं, कोविड वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर भी बातचीत हो रही है और इस वैक्सीन को लेकर आम लोग भी बात कर रहे हैं। साल 2021 से ही कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर तरह तरह की बातें की गई और ये पहली बार नहीं है कि जब कोविड वैक्सीन को युवाओं की अचानक होने वाली मौतों की वजह माना गया या बताया गया। केंद्र सरकार लगातार कोविड वैक्सीन को लोगों के लिए सुरक्षित बताती रही है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को इस पर संदेह होता रहा है, लोगों का शक है और लोगों के इसी संदेह को दूर करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स ने एक विशेष अभियान चलाया। इसके तहत उसने कोविड की वैक्सीन और युवाओं के अचानक होने वाली मौतों के कनेक्शन, आईसीएमआर और एम्स की स्टडी के मुताबिक कोविड वैक्सीन और युवाओं में होने वाले हार्ट अटैक के मामलों में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। स्टडी में पाया गया कि अचानक होने वाली मौतों की वजह युवाओं की मौजूदा लाइफस्टाइल या पहले की बीमारियां हैं।
लाइफस्टाइल यानी कि क्या खा पी रहे हैं, कब सो कब जाग रहे हैं। आईसीएमआर और एम्स ने कई एजेंसीज की मदद से पूरे देश के युवाओं पर इसको लेकर बाकायदा जांच करवाई थी। इस जांच में 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को शामिल किया गया था। इसे साल 2023 में मई से अगस्त के बीच में किया गया था, जिसमें देश के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पताल शामिल थे। आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने तो यहां तक कहा है कि भारत की कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है और इससे किसी भी तरह की कोई गंभीर समस्या नहीं हुई है। इनका मानना है कि युवाओं को अचानक आने वाले हार्ट अटैक की कई वजह हो सकती है। वो कई वजह बताते हैं, जिसमें पहली वजह है जेनेटिक्स या आनुवांशिक कारण, दूसरा लाइफस्टाइल और खानपान, तीसरी वजह पहले से रही शारीरिक समस्याएं, चौथी वजह कोविड होने के बाद हुई बीमारियां। इसका कोई भी कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है जो ये ऐसे कहता है कि कोविड की वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई चीजें हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक, जिसको हम समझते हैं कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गया और हार्ट अटैक हो गया और पेशेंट की मृत्यु हो गई, ये भी है। उसके साथ साथ और भी कई हार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पैदाइशी आपके हार्ट के अंदर होल हो जिसका आपको पता नहीं है, आपका हार्ट मसल वीक हो रहा है जिसकी वजह से आपको पता नहीं है, या कि कोई मसल थिक हो गया है जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट बड़ी आसानी से आ सकती है, खास करके इंटेंस एक्सरसाइज से। ये बातें भी हैं कि जिन लोगों को, और इसकी ये देखना पड़ेगा कि जो मृत्यु हुई है जिन लोगों की हाल में, जो यंग लोग हैं, उनकी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स हैं उनको सबको कंपेयर करके देखा जाए कि कोई इसमें ट्रेंड है कि कोई हमें ऐसे रैंडमली अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए कि वैक्सीन से हुआ है, क्योंकि इसकी स्टडी करी गई थी, आईसीएमआर ने करी थी और काफी रिलायबल स्टडी है जिसमें निकला था कि कोई कोरिलेशन नहीं मिला। इसीलिए ये वैक्सीन को ब्लेम करना सही नहीं है इस स्टेज पे। आईसीएमआर ने वर्ष 2023 में कोविड पर ही अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच हुई ऐसी घटनाओं का विश्लेषण किया था जिनमें अलग अलग कारणों से 29,000 से ज्यादा लोगों की अचानक मौत हुई थी। उसने अपनी स्टडी में पाया है कि मरने वालों में ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्हें या तो पहले से कोई बीमारी थी या फिर जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई थी। सिर्फ 729 लोग ऐसे थे जो अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले तक पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन इसके बाद अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया या फिर अन्य कारणों से उनकी मौत हो गई। आईसीएमआर ने इन्हीं 729 मौतों पर यह स्टडी की और यह बताया है कि इनमें से कुल 133 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई थी और 145 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज लगवाई थी। 401 लोग वो थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी और कुल 31 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की तीनों डोज लगवाई थी। स्टडी के मुताबिक कोविड के बाद जिन लोगों की सही मायनों में अचानक मौत हुई, उनमें से 81% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड की कम से कम 1 वैक्सीन लगवाई थी और इसीलिए अचानक होने वाली मौतों के पीछे बहुत सारे लोग कोविड की वैक्सीन को वजह मानते हैं। लेकिन सच ये है कि इन लोगों की मौत का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं है। आईसीएमआर को अपने स्टडी में यह भी पता चला था कि कोविड के बाद अचानक हुई मौतों में से 10% लोग ऐसे थे जिनके परिवार में पहले भी किसी सदस्य की इसी तरह से अचानक मौत हो चुकी थी। यानी इन लोगों के परिवारों में ऐसी मौतों की फैमिली हिस्ट्री थी। इसमें से 18% लोग ऐसे थे जो जरूरत से ज्यादा शारीरिक गतिविधियां कर रहे थे और ज्यादा थकान की वजह से इनकी अचानक मौत हो गई। इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो कोविड होने के बाद जरूरत से ज्यादा व्यायाम कर रहे थे। 27% लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग यानी धूम्रपान करते थे और अपनी अचानक हुई मृत्यु से पहले भी उन्होंने स्मोकिंग की थी। इसके अलावा 27% लोग ऐसे थे जो शराब पीते थे और इनमें भी 7% को नशे की लत थी। इन नतीजों के आधार पर आईसीएमआर ने उस वक्त भी ये दावा किया था कि भारत में अचानक होने वाली मौतों का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं है। दुनिया में दिल के मरीजों की संख्या का 60% हिस्सा सिर्फ भारत में।
और युवाओं में हार्ट अटैक का संबंध केवल आपकी बदलती जीवन शैली ही नहीं है, बल्कि इसकी एक वजह आनुवांशिकता भी है। यह हेरिडिटी प्रॉब्लम भी है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, शराब और सिगरेट से दूर रहते हैं, उन्हें दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक नहीं होता है। लेकिन जब ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं जो सिगरेट, शराब इन सब से दूर रहते हैं। और सच ये है कि 40% मामलों में तो दिल की बीमारियां हमें अपने परिवार के लोगों से ही मिलती है। ये जेनेटिकल है। इसे आप इनहेरिटेड भी कह सकते हैं, इनहेरिटेड हार्ट कंडीशन या जेनेटिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। इसमें अगर आपके माता पिता या फिर उनके माता पिता को दिल की बीमारी हो तो 40% मामलों में आपको भी दिल की बीमारी हो सकती है। फिर चाहे आप सिगरेट पीते हो, ना पीते हो, आप शराब को छूते बिना हो, तब भी आपको ये हो सकता है। हालांकि डॉक्टर ये मानते हैं कि अगर जेनेटिक टेस्टिंग करवाई जाए तो शुरुआती चरणों में ही ऐसी बीमारियों का पता चल सकता है और हार्ट अटैक का खतरा कम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप टेस्ट करवाएं। अगर आपके परिवार में भी हार्ट अटैक की मेडिकल हिस्ट्री रही है तो आज हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिससे आप अपने दिल को पारिवारिक खतरे से बचा सकते हैं। पहला उपाय आप जानिए। पहला उपाय है हंसना। हर दिन लगभग 15 मिनट तक हंसने से दिल मजबूत रहता है और इससे हार्ट अटैक का खतरा 16% तक कम हो जाता है। 16% तक हंसिए। दूसरा है खुशी। जो लोग खुश रहते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा 22% तक कम होता है। और ऐसे लोग जिनके मन में नकारात्मक नेगेटिव विचार आते हैं, जो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाते हैं, जो हर चीज में कमी निकालते हैं, ऐसे लोगों को दिल की बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है। तीसरा है मेडिटेशन, विपश्यना। हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना और योग करने से आपकी हृदय गति सामान्य रहती है और इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, बीपी नॉर्मल रहेगा और दिल की बीमारियों का खतरा भी 18% तक इससे कम हो जाता है। चौथा है खुशहाल रिश्ते। अमेरिका में एक स्टडी हुई है और इस स्टडी के मुताबिक अकेलेपन से संघर्ष कर रहे लोगों की तुलना में ऐसे लोग हार्ट अटैक के खतरे से 25% तक दूर रहते हैं जिनके जीवन में कम से कम एक अच्छा दोस्त जरूर होता है। तो आप एक अच्छा दोस्त अपने पास जरूर रखें। मोटापा और शरीर का बढ़ता वजन भी आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसे स्वस्थ रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज जरूर कीजिए, लेकिन आपको ज्यादा एक्सरसाइज में नहीं करनी है, ओवर एक्सरसाइज में नहीं करनी है। अब मोटापा खतरनाक क्यों है? मोटापे से धमनियों में रक्त का संचार प्रभावित होता है और ऐसा होने से दिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा लगभग 30% तक बढ़ जाता है। ये सवाल है क्योंकि पाकिस्तान के सेलिब्रिटी तो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो तो ऐसा नहीं करते हैं। भारत के सेलिब्रिटीज ने भले ही पाकिस्तान के सैनिकों के लिए सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ना किया हो, लेकिन पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज ने अपने मुल्क की सेनाओं के पक्ष में भारत के खिलाफ खूब मैसेजेस पोस्ट किए हैं, बयान दिए हैं। बयान के कुछ आपके सामने है भी, लेकिन पाकिस्तान अपने मुल्क में अपने लोगों के बीच में चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, फैला ले, भारत ने यह तय कर लिया है कि उसकी पोल वो दुनिया भर में खोल कर रहेगा और भारत इन्हीं कोशिशों में लगातार लगा हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका में हैं और उन्होंने कल क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का वो संगठन माना जाता है जो कि चीन के खिलाफ बना हुआ है। और इन विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के लिए अच्छी बात यह रही कि सभी देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई का संकल्प लिया। साथ साथ यह भी कहा गया कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा। क्वाड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम हर प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का विरोध करते हैं, जिसमें सीमा पार से होने वाला आतंकवाद भी शामिल है। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. यह पाकिस्तान के मुंह पर बड़ा तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर जिस अमेरिका में जाकर ट्रंप के साथ लंच करता है, उसी अमेरिका की धरती पर क्वाड कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद हो रहा है।
और इसी क्वाड में अमेरिका भी शामिल। पहलगाम का हमला न सिर्फ भारत के ऊपर आतंक का बड़ा दुस्साहस था, बल्कि भारत की आत्मा पर प्रहार था, क्योंकि इसमें हिंदुओं का धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। लेकिन कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट की सियासत में पहलगाम का तराजू रखने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के लिए नेम प्लेट जरूरी करने के यूपी की योगी सरकार के निर्देश की तुलना पहलगाम से की है। एसटी हसन को यह मौका मुजफ्फरनगर के एक मामले से मिला है। आरोपों के मुताबिक मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून रूट पर स्वामी यशवीर महाराज नाम के हिंदूवादी नेता के समर्थकों ने ढाबा मालिकों से जबरन उनकी पहचान पूछने की कोशिश की। 29 जून की इस कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज के 6 समर्थकों को नोटिस देकर 3 दिन के भीतर पुलिस थाने में तलब किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट की सियासत अपनी जगह है। इसमें 2 अलग अलग पक्ष हैं। कौन सही कौन गलत ये मुद्दा अलग है, लेकिन इसको पहलगाम के आतंक से जोड़ने पर बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल उठ रहे हैं कि एक अपराध के मामले को पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना से कैसे जोड़ा जा सकता है। ये सवाल है। जरा मेमोरी रिफ्रेश कीजिए और देखिए पहलगाम में क्या कुछ हुआ था। को मार दिया। आज कांवड़ विवाद की तुलना पहलगाम के आतंकवाद से करने की कोशिश की गई। आप याद कीजिए, कभी भगवा आतंकवाद जैसे शब्द भी कहे गए थे। इसीलिए कांवड़ पर एसटी हसन के बयान पर आज इतना हंगामा मचा है। हालांकि इन सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुजफ्फरनगर में कोई व्यक्ति या संगठन जबरन लोगों की पहचान जानने की कोशिश कैसे कर सकता है। विपक्ष का आरोप है कि ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि ऐसे लोगों को योगी सरकार की शह मिली हुई है। आरोपों के घेरे में आए स्वामी यशवीर महाराज मुजफ्फरनगर के बघरा में योग साधना आश्रम चलाते हैं। ये आश्रम धर्म परिवर्तन के खिलाफ घर वापसी जैसे अभियान चला चुका है। हालांकि ताजा विवाद बढ़ने के बाद यशवीर महाराज ने पूरे विवाद को एक साजिश बताया है। सुनिए आज तक पर उन्होंने क्या दलील रखी है। एक मुस्लिम पत्रकार ने कहा कि तू इसको हिंदू मुस्लिम मोड़ दे दे और अपना नाम गोपाल बता और ये को कि मेरी पिटाई हो और मेरी पैंट उतरवाई है। लेकिन फिर हमने जांच किया, वो गोपाल नहीं था, उसका नाम अब्दुल था और वहीं होटल से थोड़ी दूर पर उसका गांव है, गांव का नाम है बझेड़ी, वहां का रहने वाला मुस्लिम है। तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई, झूठा आरोप है। हम लोग साधु हैं, सन्यासी। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट मसले पर कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट को जरूरी करने के हिमायती की दलील है कि इससे कांवड़ियों के लिए पवित्रता और शुद्धता की गारंटी मिलेगी। पिछले दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब खाने पीने की चीजों में थूक जैसी चीजें मिलाने के आरोप लगे हैं। और यही नहीं, ऐसा भी सामने आया है कि हिंदू पहचान के आधार पर मुस्लिम व्यक्ति दुकान वाला निकला, दुकान चला रहा था। सवाल उठ रहा है कि किसी को अपनी असली पहचान छिपाने की जरूरत क्यों है? क्या यह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? कांवड़ रूट पर दुकानदारों के लिए पहचान को जरूरी किए जाने को लेकर मुस्लिम समाज के हलाल प्रोडक्ट्स की दलीलें भी सामने रखी जा रही हैं। लेकिन क्या कांवड़ को लेकर जो है यह पूरा हंगामा एक वोट बैंक का है? क्या नफरत की राजनीति दोनों ओर से हो रही है? देखिए कांवड़ की राजनीति कैसे हो रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो बोले, वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? वहाँ आतंकवादियों ने धड़प पूछकर चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या करने का काम किया था। यह हम लोग किसी की न हत्या कर रहे हैं, न कोई धर्म पूछ रहे हैं। हम लोग केवल जो जिसका प्रतिष्ठान है स्थिति स्पष्ट कराने कह रहे हैं, जिससे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, असमंजस या
धोखाधड़ी की कोई स्थिति पैदा न हो। अगर हिंदू धर्म के नाम पर आप होटल खोले हो तो उसमें भी उसी संस्कार, उसी इबादत की सोच के लोग जाते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ और होता है तो एक तरीके से धोखाधड़ी और तमाम उसके साथ वायलेंस क्रिएट होता है। तो ऐसा न हो, इसके लिए हमको लगता है ऐसा किया गया और कुछ है नहीं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मौजूदा 14वें दलाई लामा इस 6 जुलाई को 90 साल के हो रहे हैं और उन्होंने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो अपने 90वें जन्मदिन पर बताएंगे कि आगे ये प्रक्रिया जारी रहेगी या फिर नहीं। आज दलाई लामा ने यह साफ कर दिया है कि दलाई लामा की पूरी प्रक्रिया और संस्था जारी रहेगी, क्योंकि पहले यह सवाल उठ रहे थे कि उनकी मौत के बाद उत्तराधिकारी होगा या नहीं। तो आज धर्मशाला से जारी एक वीडियो संदेश के जरिए दलाई लामा ने साफ किया कि गादेन फोड्रांग ट्रस्ट के पास भविष्य के दलाई लामा को पहचानने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही यह भी कह दिया है कि नए दलाई लामा के चयन में किसी भी दूसरे का कोई भी अधिकार नहीं होगा। दलाई लामा ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार का दलाई लामा किसी लोकतांत्रिक और आजाद देश से चुना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दलाई लामा चीन या फिर तिब्बत से नहीं होगा, क्योंकि चीन तो लोकतांत्रिक है नहीं और तिब्बत आजाद नहीं है। इस पर चीन का इस समय अधिकार है। अब सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण यह है और यहां पर यह समझना जरूरी है कि चीन इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप क्यों करना चाहता है और दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया क्या होती है। यह हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि यह बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि दलाई लामा कौन होते हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। दलाई लामा को आप तिब्बत का धार्मिक या प्रशासनिक प्रमुख कह सकते हैं, यानी कि वो तिब्बती बौद्धों के धर्मगुरु भी हैं और उनके राजा भी होते हैं। तिब्बत में दलाई लामा को चुनने की एक पूरी प्रक्रिया होती है जो पिछले सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है। इसमें चीन में माओ त्से तुंग ने जब तिब्बत पर कब्जे के लिए हमला किया तो उनके खिलाफ तिब्बत में विद्रोह हुआ, लोगों में गुस्सा फूटा, जिसके बाद मौजूदा दलाई लामा तेंजिन ग्योत्सो 1959 में भागकर भारत आए। तब से वो निर्वासित तौर पर भारत में ही रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वो रहते हैं और वहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलाते हैं। मौजूदा 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को नॉर्थ ईस्टर्न तिब्बत के एक किसान परिवार में हुआ था। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तो उन्हें दलाई लामा का पुनर्जन्म माना गया। हालांकि इसकी बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, वो हम आगे आपको बताएंगे कि प्रक्रिया क्या होती है। 1940 में तिब्बत की राजधानी लासा के पतोला पैलेस में वो आधिकारिक तौर पर तिब्बतियों के धर्मगुरु यानी कि दलाई लामा बने। अब इसकी पूरी पॉलिटिक्स भी आपको संक्षेप में समझनी चाहिए। चीन ने तिब्बत पर कब्जा करके रखा हुआ है। वो तिब्बत का स्वायत्त शासित क्षेत्र इसको मानता है अपना, यानी कि वो ये कहता है कि उसने तिब्बत को अपने ऑटोनॉमस रीजन बनाया हुआ है। हालांकि ऐसा है, तिब्बत पूरी तरह से चीन ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ है। अब 14वें दलाई लामा तो चीन की सरकार के उनके जुल्म सितम के खिलाफ थे ही, क्योंकि उन्हीं से परेशान होकर वो भागकर भारत में पहुंचे थे। चीन चाहकर भी 14वें दलाई लामा पर कोई भी विवाद नहीं कर पाया, क्योंकि उनकी चयन प्रक्रिया पर किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं था। वो तो चीन के कब्जे से पहले ही दलाई लामा बन गए थे। चीन ने तिब्बत में सब कुछ करके देख लिया, जबरदस्ती कब्जा करके देख लिया, पूरी तरह से अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में भी इसे लाकर देख लिया, लेकिन तिब्बत पूरी तरह से चीन के कब्जे में नहीं आया। चीन को लगता है कि अगर दलाई लामा उसके पक्ष में अगर होगा तो तिब्बत पर शासन करना उसके लिए आसान होगा, क्योंकि दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु हुए। इसीलिए चीनी दलाई लामा के चयन की इस प्रक्रिया पर लगातार अड़ंगा लगा रहे हैं। लेकिन मौजूदा 14वें दलाई लामा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बार के दलाई लामा चीन से नहीं चुने जाएंगे, वो लोकतांत्रिक जगह से चुने जाएंगे। दलाई लामा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का जन्म और जन्म के लिए जो परंपरा चल रही है, पुनर्जन्म की परंपरा जारी रहेगी। और चीन कह रहा है कि दलाई लामा को पुनर्जन्म के जरिए पहचानने के लिए चीन की केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब सवाल यह है कि दलाई लामा चीन से बाहर ही पैदा होंगे और उनका पुनर्जन्म इस बार चीन में नहीं होगा। ये कैसे तय होगा? क्योंकि कौन कहां पैदा होगा ये कैसे तय हो सकता है? इस पर यह तर्क दिया जा रहा है कि पहले भी बहुत से दलाई लामा चीन से बाहर पैदा हुए थे, जैसे कि तीसरे दलाई लामा का जन्म मंगोलिया में हुआ था। छठे दलाई लामा आज के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पैदा हुए थे। इसीलिए ये तर्क तो काम नहीं करेगा कि दलाई लामा सिर्फ चीन में ही पैदा हो सकते हैं। असल में चीन ये चाहता है कि दलाई लामा की परंपरा जारी तो रहे, लेकिन चीन का उसमें पूरा अधिकार रहे।
दलाई लामा तिब्बत में अपने आवास पतोला पैलेस में बैठे। चीन मौजूदा दलाई लामा को अपना विरोधी मानता है। वो पूरी तरह से ये चाहता है कि जो भी नया दलाई लामा आए वो चीन के पक्ष की बात करे, चीन की सुने। ऐसा करने से चीन को तिब्बत पर अपनी हुकूमत को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। There is no traditional kind of restriction. Dalai Lama should born in Tibet. Dalai Lama born in Mongolia, the third one, and Dalai Lama born today in India, the sixth Dalai Lama, and there's no nationality or geographical boundary. Living instructions will necessary when there is a transition from one Dalai Lama to another Dalai Lama. His Holiness is in good health, and he promised to live a much long life. So therefore, it is only an indication. Then the occasion comes, he will give the instructions, and it is not necessary at this moment. I think it's entirely dependent on Chinese government. Previous times they expressed their interest in inviting His Holiness the Dalai Lama to China and Tibet, and His Holiness has at many occasions expressed his wish to visit China and Tibet if it's possible. But Chinese government put this condition that if His Holiness comes to China or Tibet, he should stay back. And His Holiness' response is, if I get to go to Tibet and China, I will go, but I will not live there because there is no freedom there. And I think this is also connected with the reincarnation when His Holiness says that I will be born in a free world. So we still don't know whether this is possible or not.